हेलो बच्चे लोग, क्लास 9th गणित का पहला चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को अगर ये पहला चैप्टर पढ़ना है तो पहले चैप्टर के जो कुछ मेन जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याओं के अंदर दो तरीके की संख्याएं आती हैं। पहला आता है हमारा परिमेय संख्याएं और दूसरा यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याएं में हमारे पास कुछ संख्याएं होती हैं यहाँ पर, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न। इसके अलावा और भी संख्याएं होती हैं, लेकिन आप लोगों को इतनी ही संख्याएं यहाँ पर पढ़नी है। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अब प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पर हमको दिया गया है कि 0 से लेकर इन्फानाइट तक। ये सिंबल्स आप लोगों को पहचान लेने हैं, ये 0 और ये है इन्फानाइट। तो यहाँ लिखा है 0 से लेकर अनंत तक। अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमारी प्राकृतिक संख्याएं की डिफिनेशन। इसके अलावा आप लोगों को अगर ये डिफिनेशन मतलब याद नहीं रह पाएगी, तो इसलिए एक दूसरी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो दूसरी डेफिनेशन ये है कि सभी संख्याएं जो गिनती करने में आती हैं, गिनती करने में आने वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब दिल से उजागर होती हैं। ठीक है, दिल से उजागर अर्थात कि जैसे आप लोगों को अगर कभी गिनती करने के लिए आ जाए, नोट गिनने के लिए आ जाए या आम गिनने के लिए आ जाए, तो आप कैसे गिनना शुरू करते हो? 1 2 3 4 5 6, है ना? तो यहाँ पर जैसे नंबरिंग गिनने के लिए, तो गिनने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम यहाँ पर गिनती करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ शून्य से गिनना शुरू कर देते हैं, 0 1 2 3 4, या फिर माइनस से -1 0 इस तरीके से। तो माइनस से हम इन सब से गिनती करना नहीं शुरू करते हैं, हम किससे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो वे संख्याएं जो गिनती करने के लिए यूज आती हैं और ये आगे चल करके यहाँ पर ये इन्फिनिट तक जा सकता है। तो ये सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब समझ में आ गया कि जो संख्याएं हम गिनती करने के लिए प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा हमारे पास पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होता है? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर के अनंत तक जाती हैं, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब थोड़ा सा अंतर है प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में। प्राकृतिक संख्या में हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में हमें 0 को भी इंक्लूड कर लेना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको करके इन्फिनिट। लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना है कि इसमें 0 नहीं होता और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती प्राकृतिक संख्या में। और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, और 0 ये दोनों संख्याएं नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याओं में हमें 0 से लेना है नंबर, और ऋणात्मक और 0 को नहीं लेना है। सॉरी, ऋणात्मक को लेना है, 0 को नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन हो गई। अब पूर्ण संख्याओं को समझने का एक तरीका ये भी है कि जब कभी भी हम किसी बिजनेस पर या किसी भी अपने कोई कारोबार पर अगर हम कुछ पैसे लगाते हैं, मतलब हमने यहाँ पर 10 रुपये लगाया और हमें 10 रुपये प्रॉफिट मतलब 10 रुपये का हमें 10 रुपये मिल गया, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 0, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हमने 10 रुपये लगाया और हमें 12 रुपये मिल गए, तो अब यहाँ पर हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 2 रुपये का। लेकिन अगर हमने 10 रुपये लगाया और हमें 9 रुपये मिले, ऐसे में हम -1 पर चल रहे हैं। तो जब कभी भी हमारा घाटा हो जाए, तो घाटा हो जाने पर वो पूर्ण नहीं है, लेकिन हमने जितना लगाया हमें उतना पूरा मिल गया, तो इस हिसाब से ये जो है ये पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हमें 0 रखना है और 0 से अधिक रखना है, लेकिन ऋणात्मक को नहीं रखना है। इसके बाद आ जाता है पूर्णांक। अब पूर्णांक में इन सबसे दुश्मनी खत्म हो जाती है। पूर्णांक में हमें 0 से कोई दुश्मनी नहीं है, और ऋणात्मक से कोई दुश्मनी नहीं है, और धनात्मक से भी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इन सब का जो योग होता है, यहाँ पे कह रहा है ऋणात्मक, धनात्मक व 0 संख्याओं के योग को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे -3 -2 -1, मैं उल्टा नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्रम बता रहा हूँ। 1 2 3, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि एक जो हमारी स्केल होती है, ये इस स्केल पर अगर हमारे पास यहाँ पर 0 है तो इसके लेफ्ट साइड ऋणात्मक और राइट साइड सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इस तरीके से। तो ये जो संख्या रेखा होती है, इस संख्या रेखा पर आरोपित सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये संख्याएं क्या होती हैं? हमारी पूर्णांक होती हैं। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक की डेफिनेशन। इसके बाद आता है भिन्न। अब भिन्न में हमारे पास सभी अनुपातिक संख्याएं, अनुपातिक यानी अनुपात के रूप में,
अनुपातिक संख्याएं। अब अनुपातिक संख्याएं में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी भी जैसे 6/18 इस तरीके से, 3/9, 2/4, 1/2 या 4/5 इस तरीके से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, या 20/4। तो ये सभी जो बटे वाली संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये भिन्न संख्याएं हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं में थोड़ा से नियम कानून बढ़ जाते हैं सर। तो यहाँ परिमेय संख्या में जो नियम कानून होंगे वो ये होंगे कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं, ये डेफिनेशन, ये जो p/q वाला है, ये सब जगह देखते होगे तुम लोग, ये किताबों में और हर जगह मतलब भरा रहता है ये p/q वाला। तो इसको यहाँ पर जिनको p/q के रूप में लिखते हैं, वह जहाँ p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक की डेफिनेशन अभी बताई मैंने कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, पूर्णांक है। और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये नियम कानून यहाँ पर लगते हैं कि जहाँ पर हम किसी भी संख्या को p/q को देख करके घबराना मत भाई लोग, तुम्हारा भाई यहाँ पर है, तो इन सबको लेकर के घबराना मत। p/q का मतलब कोई कुछ है नहीं, ये कुछ नंबर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो अब जैसे मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ 3, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 3 लिया। तो अभी जो 3 है, 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर आप लोग समझ पाओ तो। क्या ये 3 नहीं है? 18/6, अगर मैं 6 से 18 को काटता हूँ तो ये 3 आता है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर 18/6 लिखा। तो यहाँ 18 को अगर मैं p मान लूँ, 6 को अगर मैं q मान लूँ, तो क्या ये p/q का रूप का नहीं हो गया? तो यानी कि मैंने 3 को p/q के रूप में नहीं लिख दिया। और यहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q के बराबर में यहाँ 0 है भी नहीं, q के बराबर में यहाँ पर 6 है। तो ये जो है संख्या, इस संख्या को हम यहाँ पर परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या होना चाहिए? दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए और q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पर परिमेय संख्या का रूल। अब इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होता है उसमें कुछ खास नहीं है। ये जो नियम आप लोगों ने यहाँ पर परिमेय संख्या में पढ़े हैं, परिमेय संख्या का कोई भी नियम अगर फॉलो नहीं होता है, यानी कि यदि q बराबर 0 हो जाए या फिर p/q के रूप का ना आए, तो इसमें से कोई भी रूल अगर फेल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, ये कुत्ता भौंक रहा है यार, नहीं होती है, वे अपरिमेय होती हैं। तो बस इतना सा नियम है, यहाँ पर इतना सा आप लोगों को पढ़ना है। इतना पढ़ करके आप लोग एकदम धुआंधार, एकदम खूब बढ़िया परफॉर्मेंस दोगे। पहले चैप्टर का पहला लेसन 1.1 खत्म, 1.1 अभ्यास 1.1 जो है वो आपका खत्म। तो चलिए अब हम अभ्यास 1.1 पे यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन आपके पास क्या है। तो यहाँ मैंने किताब खोली, किताब ले लेना बच्चा लोग, ठीक है, किताब लेकर के पढ़ाई करना। तो यहाँ पे शुरू हो रहा है हमारा पहला चैप्टर का पहला लेसन 1.1। बधाई हो, पहले चैप्टर का पहला लेसन शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर पहले चैप्टर का पहला लेसन ये क्या कहता है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0? इसकी का एक नई चमक रहा है भैया। हाँ, तो p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जरा समझते हैं। हमने लिया 0, 0 के लिए मैंने लिखा यहाँ पर 0। अब 0 के लिए हम अगर यहाँ पर 0 को अगर हम p/q के रूप में लिखने की कोशिश करें, तो 0 बराबर अगर p/q करें, तो यहाँ पर अगर हम 0 के बटे में 1 रखें, 0 के बटे में 2 रखें, 0 के बटे में 3, 0 के बटे में 4, 0 के बटे में 10, कुछ भी रखें, तो इसको रखने पर हमें जो नंबर मिलेगा वो यहाँ 0 ही मिलेगा।
तो इन सबको रखने पर यानी कि हम शून्य के बटे में कुछ भी रखते हैं तो फिर हमें शून्य ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब कि शून्य को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के बटे में शून्य रखेंगे तो वो इन्फानाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, इसको बताया नहीं जा सकता। तो हमें शून्य ना रख करके बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके बटे में अगर शून्य के बटे में मैं -1 भी रखूँ, शून्य के बटे में मैं -2 भी रखूँ, या शून्य के बटे में मैं -10 भी रखूँ, कोई भी नंबर रखूँ तो वो भी आगे चल के शून्य ही हो जाना है। तो इस तरीके से हम शून्य को इतने रूप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें शून्य एक परिमेय संख्या होते दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा पहला लेसन, पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच। तो यहाँ दूसरा प्रश्न हमें कहता है, दूसरा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हमें इसका एक मेथड एक होता है, इस मेथड को आप लोगों को लेकर के चलना है। हमें 6 परिमेय संख्या पूछी हैं, तो हम इसकी एक ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7 नंबर हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। 6 से एक ज़्यादा यानी 7 नंबर हम लेकर के चलेंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर हमें कितना, 6 परिमेय संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ 6 परिमेय संख्याओं से एक अधिक यानी 7 हमें एक नंबर लेना है, कंसीडर करना है, और उस नंबर से इस पहले वाले नंबर में गुणा करना है। तो अगर हम 7 से 3 में गुणा करें तो हमें क्या मिलता है, 21। अब इसके बटे में हमें 7 लिख देना है। इसी तरीके से हमने 7 जो नंबर लिया है उससे हमें इसमें गुणा करना है, 4 24, तो 7 और 7 चौके 28, हम यहाँ पर 28 लिख देंगे, 28/7। हमें ध्यान देना है कि अगर हमें यहाँ पर 6 दिया है तो हम 7 ले रहे हैं, हमें 5 दिया है तो हम 6 लेंगे, हमें 3 दिया है तो हम 4 लेंगे, यानी कि जितना यहाँ पर जितनी संख्याएं हमसे पूछी होंगी उससे एक अधिक लेंगे यहाँ पर। तो हम जब इससे गुणा किए तो यहाँ पर हमें 21/7 और 28/7 हमें नंबर मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पर लिखना है संख्याएँ, यानी कि वे संख्याएँ जो हमसे पूछी गई हैं। उन संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर 21 से 1 बढ़ाकर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हमारे पास 6 संख्याएं निकल करके आ गई। तो ये 6 की 6 संख्याएं जो हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं हैं और इन दोनों के बीच की संख्याएं हैं, 3 और 4 के बीच की संख्याएं। आप इसको कैसे पता कर सकते हो, तो इसको पता करने का तरीका जस्ट इतना है कि आप जब 7 से 21 को काटोगे तो 7 त्रिक कितना होगा, इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा, 3, और इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा, 4। तो ये जो संख्याएं हैं इनको जब आप काटोगे तो इनको काटने पर 3 से अधिक मिलेगा और यहाँ 4 से कम मिलेगा। तो ये सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच की संख्याएं हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर बटे वाली संख्याएं दी गई हैं तो ये और भी आसान है आप लोगों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर दोनों में ऊपर और नीचे 10 से गुणा कर देना है। तो हमें यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन मिला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर 3/5 में दोनों 3/5 और 4/5 को 10 से गुणा कर दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं 30/50 और 40/50। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने यहाँ पर 10 से गुणा किया है, अगर हम इसमें 10 से भाग दे देंगे तो ये फिर से 3/5 और 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस नंबर को लिख लिया। अब वो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं हम कैसे याद करेंगे, वो 5 संख्याएं हमें क्या करना है, केवल 31, ये 30/5 को आगे बढ़ाते जाना है, यानी 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इस तरीके से हम और अगर बढ़ाना चाहें तो हम इसको लेकर के जाएंगे, वो 40 से कम का ही रहना चाहिए। तो 40 से कम का रहेगा तो ये सारी जो है ये वही सारी परिमेय संख्याएं हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच आती हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है।
तो ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो सकता है। होमवर्क हो सकता है क्या, आप लोगों को होमवर्क है, ये होमवर्क आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये आप लोगों को बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर आप लोगों को अगली क्लास में मिलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ाई जारी रखे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।